हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का पार्ट 3 MCQs, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम इसके तीसरे पार्ट को कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें हर तरह के पैटर्न को कंप्लीट करना है। और हम जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो भाई क्यों ना बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल बारीकियों से चलते जाएं। बिल्कुल चलेंगे और हर चीजें बिल्कुल करेंगे और इससे बाहर तक कुछ आने नहीं देंगे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या चीज क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ की बात करें, यहाँ पे लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं जब Q धनात्मक है। अब देखो इसने क्या कहा है, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। अब धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें तो विषम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से विषम संख्या कौन सी है। तो देखो एक चीज बता दूं कि ये जो 2Q है, 2Q का मतलब क्या होता है, अगर Q की जगह कोई भी नंबर रखते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे तो ये सम संख्या ही बन जाएगा। देख लो यहाँ पर, अगर इस Q की जगह मान लो 1 रखूंगा तो 2 एकम 2 आ रहा है। अगर इसकी जगह मैं 2 रखूं तो 2 दूनी 4 आ रहा है। इसकी जगह 3 रखूं तो 2 3 6 आ रहा है। तो हर हमेशा सम संख्या आ रहा है। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं एक घटा दूं या एक जोड़ दूं, यानी एक घटा दूं या एक जोड़ दूं, यानी इसमें एक घटाएं चाहे एक जोड़ें, दोनों कंडीशन में क्या होगा, तो दोनों कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा सम संख्या, विषम संख्या हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक घटाता हूं इसमें तब भी एक आएगा, और 2 में एक जोड़ता हूं तब भी 3 आएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, विषम संख्या आ रहे हैं। तो यानी यहाँ ऑप्शन तुम्हारे पास 2 हैं, ये दोनों संख्याएं जो हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, विषम संख्याएं आपको दे रहे हैं। तो अब भाई ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट करें, क्योंकि दोनों विषम संख्या है, विषम तो वही एक ही ऑप्शन, तो एक ही चाहिए था हमें। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, Q जो है वो धनात्मक है, और विषम सम जो होते हैं ना वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा है, धनात्मक कहा है। धनात्मक कहा है तो क्या धनात्मक वाली कंडीशन में ये आ सकता है क्या, क्योंकि इसे चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, मतलब विषम जो चाहिए वो धनात्मक चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आप इसमें Q का मान अगर -1 रख देते हैं, ठीक है, Q का मान 1 रख देते हैं, मतलब 0 रख देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप जैसे ही आप इसमें रखोगे तो उस कंडीशन में नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो प्लस वाली कंडीशन के लिए तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, प्लस वाली कंडीशन के लिए तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर आता है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हम देखते हैं भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि भाई ये क्या हमने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हमें पॉजिटिव कहा ही था। डन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में लिखे जाते हैं। अब देखो सम वाली बात है, सम की कंडीशन भी अभी समझाई थी कि भाई 2Q, इस कंडीशन को कहा जाता है सम संख्या। अब Q का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखोगे ये सम संख्या ही देगा। तो इसमें क्या कहा है, प्रत्येक धनात्मक सम बोला है। धनात्मक मतलब इसके आगे प्लस होना चाहिए कंपलसरी। तो इस कंडीशन में कौन सा वाला है भाई, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है, जो कि आपका सम संख्या देगा और धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। डन, अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, मतलब किसके लिए लागू किया जाता है। तो इसमें क्या है, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांक के लिए, शून्य छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, या किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं होता। तो याद रखना ये शून्य छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए होता है, ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि शून्य को हम शून्य से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूक्लिड विभाजन परिमेय किन पूर्णांकों के लिए संभव है, मतलब कौन सी पूर्णांक है उनके लिए संभव है। तो भाई धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए संभव है, या फिर केवल धनात्मक के लिए होता है, या फिर केवल ऋणात्मक के लिए होता है, या फिर किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं होता है। तो भाई ये तो काट ही दो भाई, किसी के लिए नहीं होता है तो ये थोड़ी यूज़ करेंगे, फिर क्यों क्या है, फिर क्या किया फिर हमारे यूक्लिड एल्गोरिथम ने,
तो उसने क्या ही यूज़ है फिर जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर उसको तो हमने काट दिया भाई, नीचे वाले किसी को नहीं कह रहा है तो मैंने काट दिया। अब देखेंगे धनात्मक और पूर्णांक सॉरी ऋणात्मक। अब धनात्मक ऋणात्मक मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ये चीज़ें। अब इन दोनों की बात क्या, अब ऐसा थोड़ी कि पॉजिटिव के लिए होगा नेगेटिव के लिए नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों आपके कट जाएंगे और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, जो कि कहता है कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो दोनों में ये लागू होने वाला है। डन। तो यहाँ पर ये भाई पहला ऑप्शन करेक्ट होता है, उसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने लिखा है 4n बराबर में 2 गुने में 2 की पावर n है। ठीक है भाई, कुछ होगा n का मान किसी एक n के मान पे ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, अब इसने कहा है में अभाज्य संख्या केवल 2 है, इसमें अभाज्य संख्या केवल 2 है। ठीक है, अब ये कह रहा है अतः 4n अंक है, क्या है, शून्य पर समाप्त नहीं होगा कभी, या फिर शून्य पर समाप्त होगा, या ए और बी सत्य है इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये शून्य तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n का मान तुमने शून्य कर दिया, ठीक है, अगर 4n शून्य कर दिया तो ये तो कभी शून्य नहीं हो सकता ना भाई। 2 की घात n ये कभी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान अगर 1 रखोगे तो 2 ही रहेगा, 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, अगर -2 रख दोगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी घात 2 रखता हूँ तो ये तो 4 है, इसकी घात -2 रखता हूँ तो 1/4 आएगा। ठीक है, तो क्या शून्य होगा, शून्य कभी भी नहीं होगा, ये लगभग अनंत पे जाकर शून्य होगा, और अनंत को हम डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होती, तो यानी इस कंडीशन पर ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ये 4n है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए अभाज्य संख्याओं के क्रम पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, या ए और बी दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि अगर मैंने लिखा है 18 लिख दिया, मान लो मैंने 18 लिख दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुने में 3 गुने में 3 लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 3 गुने में 2 गुने में 3 लिख सकता हूँ, क्या इसको ये लिख सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी क्या इसमें डिपेंड कर रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभाज्य गुणनखंड है तो उसको आप बड़ा छोटा किसी तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा भाई, एलसीएम लेते थे तो हम क्या करते थे कि भाई पहले छोटी संख्या से करेंगे, बाद में बड़ी संख्या से करेंगे, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप अभाज्य संख्या से कर रहे हो तो किसी भी अभाज्य संख्या से बड़े से भी कर सकते हो, छोटे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अभाज्य संख्या आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हमने बना लिया, जो कि उल्टे फुल्टे फॉर्म में हो सकता है, यानी कि यह निर्भर नहीं करता, याद रखना, यह निर्भर नहीं करता। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंकगणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार, भाई अंकगणित जो है उसके आधारभूत परिमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोई भी जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, उसे भाज्य संख्या, सॉरी क्या लिखा है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य की संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने 12 लिखा, तो क्या इसको लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये तो भाज्य संख्या था, तो इसको अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है ना, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या रहेगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो कर तो दिया हमने भाई, मना तो कर ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। तो ये उस कंडीशन में दोनों सत्य है, तो दूसरा सत्य नहीं था, इनमें से कोई नहीं है, तो मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। डन। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ए और बी, ए गुने बी जो दे रखा है वो किसके बराबर है, तो एलसीएम है ए बी का और एचसीएफ है ए बी का, इन दोनों के बराबर है। ठीक है, यह केवल सत्य होता है। ये कब सत्य होता है, तो ये सत्य होता है क्या, 2 अंकों की संख्याओं पर, या 3 अंकों पर, या 4 अंकों पर, या इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि अगर कोई 2 अंकों का एचसीएफ एलसीएम ले रहे हो तब ये रूल फॉलो होता है कि 3 में भी फॉलो हो जाता है कि 4 में भी होता है। ठीक है, तो याद रखना ये रूल जो है लिखा है ना ए और बी, यानी सिर्फ 2 ही में फॉलो होता है, 3 वाले में नहीं होता, ये याद रखना, यानी 2 वाले में फॉलो होता है बस। तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आता है, और इसको देखते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था।
तो भाई इसका यूज़ जो यूक्लिड का था वो सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था? तो मैं बताऊं, इसका यूज़ किया गया था कंप्यूटर के एक प्रोग्राम के रूप में। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम बनाया था कैलकुलेशन का, विभाजन का, कि किस तरह से विभाजित किया जाता था, उसके अंदर कंप्यूटर में ही इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया था। डन। ऐसा नहीं कि कोई रेडियो का प्रोग्राम, रेडियो में क्यों करेंगे, नहीं किया, टीवी में भी नहीं किया गया, ऐसी कोई बात नहीं, कंप्यूटर में ही किया गया है। डन। तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की प्रकृति निर्भर करती है। कोई भी परिमेय संख्या होता है उसके दशमलव प्रसार किस तरीके का होता है, वो किस पर निर्भर करता है? तो तुम्हें पता है ये p/q की फॉर्म में होता है और q 0 के बराबर नहीं होता, यही चीज़ है भाई, ठीक है। अब ये शांत है कि अशांत है, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये सारा डिपेंड करता है नीचे वाले इस पर, q पर, जो कि होना चाहिए 2 की घात n और 5 की घात m। अगर ये रहा तो शांत, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। या शांत होगा तो ऐसा, अशांत होगा तो किस पर डिपेंड कर रहा है? क्यू पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्यू पर करता है कि पी पर करता है कि दोनों पर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो भाई क्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यू मतलब जो बटे में है उस पर डिपेंड करता है, हर जो है उसमें, ठीक है। तो इसको देखते हैं, बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन और आर्किमिडीज का मौलिक योगदान किन विषय में था? भाई न्यूटन ने और आर्किमिडीज ने किस सब्जेक्ट में अपनी बातें रखी थी? तो इसने गणित और विज्ञान के रूप में बातें रखी थी, ऐसा नहीं सिर्फ गणित में या सिर्फ विज्ञान में, दोनों के रूप में रखी थी, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है आंसर। आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर क्या, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखो अपरिमेय का एक रूल मैंने बताया था कि भाई अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग आता है, यानी कि मैंने लिख दिया पूर्ण वर्ग आता है रूट में, तब ये होगा परिमेय, ठीक है। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, नहीं तो अपरिमेय होगा, ठीक है। अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, अदरवाइज क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसमें देखते हैं क्या ये 7 पूर्ण वर्ग है? तो नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये 13 पूर्ण वर्ग है तो नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 31 पूर्ण वर्ग है तो नहीं है, तो अपरिमेय संख्या। लेकिन 25 तो पूर्ण वर्ग होता है। अब 5 का वर्ग है ये, अब 5 का वर्ग है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये परिमेय संख्या है। और इसने पूछा क्या था, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं मतलब परिमेय होगा। तो परिमेय कौन सा है भाई? ये आ गया आपका तीसरा ऑप्शन, परिमेय संख्या। डन। चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक c और d है, कोई 2 धनात्मक पूर्णांक c और d है जिसमें c बड़ा है और d छोटा है, तो इसका HCF क्या होगा यदि r 0 है? r 0 का मतलब क्या है? r 0 का मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब देखो क्या चीज़ है, जैसे c बड़ा है और r छोटा है, मान लो ये 12 है और ये 4 है, ठीक है, ऐसा है। और इससे ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, 4 तिया 12 बिल्कुल हो जा रहा है। यानी इसको अगर मैं भाग करता हूं तो शेषफल जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अब बताना है इसका HCF क्या होगा। तो याद रखना, जब भी शेषफल 0 आ जाए तो उस कंडीशन में जो 2 संख्याएं थी जिनको हम भाग कर रहे थे उनमें जो छोटी संख्या होगी और उसी को कहा जाता है HCF, ठीक है। जो छोटी संख्या होती है उसी को HCF कहा जाता है। यानी कि इस कंडीशन में छोटा क्या है, तो D छोटा है, तो D इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। D HCF हो जाता है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2 धनात्मक पूर्णांक c और d है, चलो भाई ठीक है, जिसमें c बड़ा है d छोटा है, ये भी अच्छी बात है। और भागफल जो है q है और शेषफल जो है r है, चलो ये भी ठीक है, भागफल q है, शेषफल r है। अब इसमें कहा है r जो है वो 0 से बड़ा है और बराबर हो सकता है या d से छोटा होगा, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तो दिए गए संबंध में कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है? अब देखो क्या हो रहा है, q तो भागफल है, यानी मैं बात करूं c था, बराबर में क्या होगा, q होगा, ठीक है। और क्या था, भागफल तो q था और शेषफल r है, शेषफल r है। और यहाँ पर क्या बचा, d बचा, ये चीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ देख लो इसके अंदर कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई c बराबर में dq या qd, बात तो एक ही है, ये आ रहा है और प्लस में आ रखा है,
ठीक है, ये चीज़ आ रखा है, यानी कि और कोई तो ऐसा नहीं है, तो नहीं है भाई, यही चीज़ है कि जिसमें शेषफल तो आर है और यहाँ डी क्यू आएगा, जो क्यू डी लिखा है डी क्यू वही चीज़ आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यही होगा, क्योंकि इक्वलिट विभाजन का यही नियम था। ठीक है, यही नियम था, हम इस तरह से ही करते थे। ओके, तो हमने इसको देखा भाई, ये टिक मारा। अब देखते हैं क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 4 की घात n है, ठीक है, कि किस मान पर यह शून्य होगा। तो भाई किस मान पर शून्य होगा, इसके बारे में चर्चा की थी हमने कि भाई 4 की घात n आ गया, n का मान अगर आप 2 रखते हो तो ये तो 16 होगा, लेकिन n का मान अगर -2 रखते हो तो 1/16 होगा, तो ये कभी भी शून्य नहीं होगा भाई। 4 की घात n जो होगा, n का मान कुछ भी रख लो, ये शून्य कभी नहीं होगा। ठीक है, अब शून्य नहीं होगा तो मैं क्या कह रखा भाई, भाई किस मान पर शून्य होगा, 2 पर शून्य होगा तो नहीं होगा। अब बताओ 0 पे क्या शून्य हो जाएगा, 4 की घात 0 कर दूं तो क्या शून्य हो जाएगा, होगा? तो नहीं होगा, बिल्कुल भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं शून्य होगा, तो फिर क्या होगा, तो इसे 1 कहेंगे। बोले सर 1 कहाँ से आ गया, ये 4 की घात 0 1 कहाँ से आ गया, तो मैं बताना चाहूँ आपको, तो 4 की घात मान लो कि आपने 2 लिखा और 4 की घात 2 लिखा, अब क्या होता है नीचे ऊपर जाके क्या होता है, घात घट जाती है, यानी इसको लिख सकते हो 4 की घात 2 - 2, यानी 4 की घात 0 लिख दोगे, यही आएगा। और एक्चुअली में ये क्या था, इससे तो एक कट के 1 आता था ना, मतलब 4 की घात 0 क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ मैंने प्रूफ करके भी बता दिया है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 4 की घात 0 है तो 1 होगा, यानी 0 पर भी 1 आ रहा है। 2 जब रखा 4 की घात तो ये 16 आ गया, 1 रखा तो ये क्या आ जाएगा, +1 रखोगे तो 4 आएगा, -1 रखोगे तो 1/4 आएगा, शून्य तो नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा इस कंडीशन में, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। डन, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भाई जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपका होता है 0 1 2 इस तरह से जाता है, और -1 -2 इस तरह से जाता है। तो क्या ये सारे के सारे पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो इसके आगे वाली ही होती है ना, ये होती है, यही पूर्ण संख्या है। तो ये सारे तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत होता है और हमें गलत ही ढूंढना है, असत्य ही ढूंढना है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होता है इस तरह से, अपूर्ण संख्या 0 1 2 3 होता है इस तरह से जाता है। तो ये सारी संख्या इसमें है, मतलब ये तो भाई कथन सत्य है। अब प्रत्येक भिन्न एक परिमेय होता है, भिन्न मतलब क्या होता है, जो बटे में होते हैं, P/Q में होते हैं, तो ये परिमेय होते हैं, तो भाई बिल्कुल होते हैं परिमेय। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होते हैं, तो भाई होते हैं, जितने भी पूर्णांक जो ये लिखे थे सारे परिमेय संख्या तो होती हैं। तो ये तीनों कथन सत्य थे और ये कथन गलत था, और हमें असत्य कथन चाहिए था, वो हमने पहले ऑप्शन को टिक मार दिया है। अब इसको देखते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फिर से, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण होती है। परिमेय तो 2/3 भी होता है, क्या ये पूर्ण होता है, नहीं होता, क्योंकि पूर्ण तो भाई नॉर्मल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से चलते हैं, पॉइंट में होता ही नहीं, ये पॉइंट में आ रहा है या बटे में आ रहा है, तो ये वाली चीज़ पूर्ण संख्या नहीं होती, मतलब ये कथन जो हो रहा है वो गलत है। अब ये क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, तो भाई पूर्ण की बात की ये सारे ये होते हैं, तो हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या अगर मैंने 5 लिखा तो 5 को हम परिमेय 5/1 लिख सकते हैं, यानी ये कथन सत्य है। शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य क्या परिमेय संख्या होती है, तो भाई बिल्कुल होती है, क्योंकि शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, और ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय में क्या होता है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, क्या बटे में 0 है, तो बटे में 0 नहीं है, जब बटे में 0 नहीं है तो पूर्ण संख्या परिमेय संख्या ये है। ओके, चलो इनमें से कोई नहीं, जब तो फिर यहाँ पे हम देख लिया भाई पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया है, तो ये तो गलत होगा ही, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, क्योंकि पहला कथन जो है वो असत्य है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में देखा, क्यू यदि p एक अभाज्य संख्या है, p जो है अभाज्य संख्या है, तो √p क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि p अगर p अंदर में, रूट के अंदर में कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग होती है तब वो आपका अपरिमेय संख्या होगा।
तब वो अपरिमेय परिमेय संख्या होगा। मैंने बताया था, अभी लिख के बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है तब वो परिमेय होगा, अदरवाइज हर संख्या अपरिमेय होगी। फिलहाल इसने कहा है पी जो है एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है, अब वो पूर्ण वर्ग नहीं होता तो इसका मतलब रूट पी जो होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये अपरिमेय होगा। अपरिमेय कौन सा भाई, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है अपरिमेय वाला, तो सेकंड ऑप्शन ये आ चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है कि भाई हमने रखा अभाज्य संख्या को रूट में रखा तो अपरिमेय ही होगा। तो भाई बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से गुणनफल के रूप में किसे परिकलन करने की तकनीक है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन से हम क्या ज्ञात करते थे, भाई इससे क्या निकालते थे, क्या इससे एलसीएम निकालते थे या एचसीएफ करते थे या फिर भागफल या शेषफल। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है जो है ना लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये आ गया, और भागफल होता है या शेषफल। तो इसके अंदर ये ऑप्शन आएगा सेकंड वाला, क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है एचसीएफ के लिए मेनली है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ में दे रखा है दो धनात्मक पूर्णांक जो है वो ए और बी है कि दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है कि उसको हम ए बराबर में बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जिसमें कि आर जो होता है वो 0 के बराबर या बड़ा होता है, बी से छोटा होता है। ठीक है, उपयुक्त कथन जो कथन हमने पढ़ा है निम्न में से किसका कथन है, इसमें से किसका कथन है। तो क्या ये अंकगणित का आधारभूत परिमेय है कि यूक्लिड विभाजन का परिमेय है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का की बात कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें बताना चाहूँ ये सेम टू सेम यही तो आ रहा है जो हमारी बुक में भी लिखा हुआ है कि भाई यूक्लिड विभाजन परिमेय यही कहता है कि भाई दो धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी हैं के दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती है कि उसको हम कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जो होता है 0 से बराबर या बड़ा होता है या बी से छोटा होता है। डन, यही था आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है भाई विभाजन एल्गोरिथम जो ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर दे रखा है। तो इसमें हमने देखा हुआ है भाई कैसे करते हैं, ये इसमें ए यहाँ पर होता है, बी से हम भाग करते हैं, ये क्यू होता है, और ये शेषफल जो आता है आर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, ये जो ए होता है इसे कहते हैं भाज्य। क्या ऑप्शन कहीं पर ये है, तो भाई ये रहा भाज्य, ये रहा भाज्य, यानी ए को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ओके, तो यहां पर हमें ए ही पूछा था, भाज्य पूछा था, वो हमने भाज्य देख लिया। अब उसके बाद इसमें देख भाई बाकियों के भी नाम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं क्वेश्चन सिर्फ एक पे आएगा। ठीक है, इसमें क्या चीज है, ये होता है आपका भाजक होता है, याद रखना, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। फिलहाल इसने पूछा है ए का नाम, ए का नाम क्या है, भाज्य है, भाज्य हमने लिख दिया। आप देखते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। डन, चलो भाई ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखें निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इनमें से कौन सा वाला शांत है। अब शांत की कंडीशन देखी थी कि नीचे जो हर होता है, जो क्यू होता है, वो 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए, या फिर 2 या फिर 5 का होना चाहिए। डन, तो यहाँ की बात करें 2/15 है, 15 को लिखेंगे 3 गुने में 5। अब ये 3 आ गया, इसने गलत काम कर दिया, यानी अशांत हो गया है। तो ठीक है भाई, इसकी बात करें 160 की, तो थोड़ा बड़ा है, बाद में करते हैं। 17/60 की बात करें, 60 में क्या होगा, 17 आ गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने में 5 गुने में 3 गुने में 2, यार 3 दूनी 6 दाएं 60। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें आप देख सकते हो 3 एक्स्ट्रा आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब ये भी आपका अशांत हो गया। हमें क्या चाहिए, दशमलव प्रसार शांत चाहिए। अब इसकी बात करें 35 की, तो 35 को क्या लिखेंगे भाई, ये 6 बटे में क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35 होता है। अब ये 7 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब ये भी अशांत हो गया, यानी ये शांत होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि वो शांत है कि नहीं है। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पर 160, 2 से किया तो कितना आएगा भाई, 2 से, तो 2 से आ जाएगा 80 आ जाएगा, फिर 2 से 40 आ जाएगा, 2 से 20 आ जाएगा, 2 से 10 आ जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, और 5 से 1 आ जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं यही चीज़ क्या आ रही है, तो ये आ रही है 11 बटे में 1 2 3 4 5।
2 की घात 5 है और 5 की घात 1 है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, 11 बटे में 2 की घात 5 और 5 की घात 1 आ चुका है और यही इसका आंसर करेक्ट होता है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आप इसको नोट कर सकते हो, एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है इक्लूड एल्गोरिथम का प्रयोग करने के क्रम में जब शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त मतलब शेषफल जो है शून्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है भाई, तब उस चरण का भाजक होता है, तब उस टाइम पे भाजक क्या होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब शेषफल शून्य हो जाए, ठीक है, जब शेषफल शून्य हो जाए और दो संख्या हमारे पास है, मान लो कि ए और बी है, ठीक है, जिसमें कि मान लो बी छोटा है, अब बी से हम उसको भाग कर रहे हैं, तो ये भाजक जो है वो क्या होगा। तो भाई b जब छोटा है, इससे भाग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में याद रखना जो भाजक होगा वो इसका HCF आ जाएगा। ठीक है, और वो कैसे, तो यहाँ देख लो, अगर मान लो ये 12 है और 4 है, मैं इससे भाग करता हूँ, तो 12 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12 आ गया, ये कट के 0 आ गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 से जब इसको भाग कर रहे हैं तो ये 4 जो है वही तो HCF होता है, यही तो हमने यूक्लिड में पढ़ा था। ठीक है, कि भाई 4 और 12 में, वैसे भी आप देख सकते हो 12 को क्या लिखोगे, 4 गुने में 3 लिखोगे, और ये 4 है, तो भाई कॉमन चीज क्या है, तो 4 ही तो है। ठीक है, तो यानी जब ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी r का मान 0 होता है, तो जब छोटा वाला होता है, जो भाजक होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, इसी का HCF हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं वो HCF जो हमने महत्तम समापवर्तक लिख दिया है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में देखें, दो कौन सी संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या 2 है। तो 2 की बात करें, 2 एक तो सम संख्या है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये अभाज्य संख्या भी है, बहुत बढ़िया, और ये क्या रखा है, सम अभाज्य है, ये एग्जैक्ट दिख रहा है भाई, सम भी है और अभाज्य भी है। अब ये क्या है, सम भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या होती है, तो भाज्य नहीं होती है, ये नहीं होती। तो इनमें बोल रहा है कि एग्जैक्ट कौन सा आ रहा है, तो भाई ये अधूरा ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान है, मतलब ये थर्ड पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन होते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन सही लगेंगे, ठीक है, लेकिन होता एक ही है, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट होता है हम उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये तीसरा ऑप्शन था, वो करेक्ट हो चुका है। डन, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक कौन सी संख्या है, एक जो होता है वो कौन सी संख्या है, तो क्या वो अभाज्य संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या तो 2 से स्टार्ट होती है, नहीं होती है। क्या वो सहभाज्य संख्या होती है, तो वो भी नहीं होती। क्या वो यौगिक होती है, यानी भाज्य संख्या होती है, तो नहीं होती। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो देखते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर। इसका मतलब ये होता है ऐसी दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, एक कॉमन हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 और 6 लिख दिया, क्या ये सह अभाज्य है, तो हाँ ये है, क्योंकि इनमें क्या कॉमन है, ठीक है, तो एक कॉमन है इसका, यानी इसका HCF जो है वो एक है। यानी हम देखेंगे अगर ए और बी सह अभाज्य संख्या, यानी इसका HCF जो होगा वो एक होगा। क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा लिखा हुआ ए बी का HCF एक है, तो भाई ये रहा, ये लिखा हुआ ए बी का महत्तम समापवर्तक एक दिया हुआ है, और यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में देखेंगे 5 प्लस में 3 रूट 2 क्या है। तो मैंने बताया था कि भाई रूट वाली संख्या चाहे जुड़े, चाहे घटे, चाहे गुना हो, चाहे भाग हो, वो भाई कर देगा अपरिमेय संख्या। तो इस कंडीशन में इसने इसको अपरिमेय संख्या कर दिया है, और 26वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होता है। अब इसको देखते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सा है। तो हमने पढ़ा भाई अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता, अपने से कटता है और एक से कटता है। तो 28 की बात करें तो ये क्या होता है, 14 गुने में 2, भाई ये 2 आ गए। इसकी बात करें तो ये तो 3 से भी हो रहा है, ठीक है, और 33 से भी हो रहा है, और भी 11 से भी हो गए, तो बहुत सी चीज़ों से होगा। ठीक है, तो हमने 2 ही देख लिया, भाई 2 ही निकालो बहुत है, तो ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब इसकी बात करें, इसका पारा में आ नहीं रहा है वैसे, इसकी बात करें तो ये 3 से भी हो रहा है और 31 से भी हो रहा है, 2 चीज़ें आ गई। ठीक है, 31 या 63 होता है। इसकी बात करें तो क्या होगा, तो ये किसी के पहाड़े में आता है भाई, तो 71 किसी में नहीं आता, यानी 71 सिर्फ अपने आप से विभाजित होगा और 1 से होगा। तो यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि भाई इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है, 71 आ रही है। डन, तो यहाँ पर ये सेशन हमारा समाप्त होता है आज के में। तो इसके बाद हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे,
तो देखो हाँ ये बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने आज के सेशन को खत्म किया है और नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो भाई उसके लिए भी साथ में जुड़े रहना और साथ में बने रहना, भाई मज़ा आने वाला है। हम एक एक क्वेश्चन कहते हैं, एक एक तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें जिससे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और हमारी नॉलेज बिल्कुल पीक पे हो जाएगी और हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। भाई यहाँ भी आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे, लगभग सारे हो गए होंगे। अब भाई प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मजा आता जाएगा, उतना ज़्यादा माइंड आपका शार्प हो जाता जाएगा, उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप कर पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को इसके बाद बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में क्या है, कैसी क्या सुविधाएं दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज फॉर्म में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो कहीं है, कोई वीडियो कहीं है, ढूंढो और पढ़ो, ऐसा नहीं। यहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें अरेंज फॉर्म में मिलने वाली है जिस ऐप के अंदर। यहाँ पे पूरा कोर्स है। अब बोलोगे सर कोर्स के पैसे नहीं लगने वाले, कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे पूरे अरेंज फॉर्म में सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, ठीक है, लेकिन उसके कोई चार्ज नहीं लिए जा रहे और वो भी एक क्वालिटी कंटेंट है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई सेक्शन सारे अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड, IIT JEE एंड नीट, UPSC, बहुत सी चीज़ें दे रखे हैं। इनमें से आप किसी भी सेक्शन में लाइक करते हो तो उसको क्लिक कीजिए और उसके अंदर अपने कोर्स को चुनिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पर क्लिक किया, 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पे क्लिक करोगे और उसके बाद नीचे देखोगे जितने भी टीचर्स जो हैं 10वीं कक्षा के और भी बहुत से टीचर्स हैं वो आपको विजुअल हो जाएंगे। उनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है आपको तो उस विषय के टीचर के सामने नीचे आपको वॉच नाउ का सेक्शन मिलेगा, उस वॉच नाउ पर क्लिक करना और क्लिक करते के साथ, जैसे कि मान लो आप मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है, भाई गणित में कोई दिक्कत हो जाए तो क्या करोगे भाई, मेरे सामने यहाँ इसके नीचे यहाँ पर वॉच नाउ पे होगा, वॉच नाउ पे क्लिक करना, क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें करवा रखी है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या और बहुत से चैप्टर्स कंप्लीट करवा रखे हैं। यहाँ पे सबके NCERT सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलने वाले हैं, 1 शॉट वीडियो मिलने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ MCQs भी बन रहे हैं। तो ये सारे पूरा कोर्स यहाँ पर आपको कंप्लीट मिल रहा है, ठीक है। तो भाई इसका फ़ायदा बिल्कुल उठाइए आप। आपको बस करना है यहाँ पर क्लिक किसी भी टॉपिक पे और टॉपिक पे क्लिक करने के बाद कोई भी चैप्टर पे क्लिक किया, उसके अंदर आपको कौन सी वीडियो देखनी है, कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है, 1 शॉट वीडियो देखनी है, भाई एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, मजा आ जाएगा, तो वो चीज़ देखनी है वो भी मिल जाएगा। उसके NCERT का सॉल्यूशन देखना है, पूरा चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन देखने हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल, तो भाई बाहर क्यों जाना कहीं, हर चीज़ें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। भाई मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आइए, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते के साथ जैसे वीडियो पर क्लिक करोगे इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और सब कुछ आसान हो जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, भाई जिसका आप फायदा भी उठा रहे हैं। और भाई आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी फायदा हो। भाई आपका फायदा हो रहा है, उनका फायदा हो, भाई मज़ा ही आ जाएगा फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो भाई इसी के साथ कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।